हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे और वो है कैग। कैग की बात करें तो कैग जो है आपका एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में दिया गया है। 148 के अंतर्गत जो है ना भारतीय संविधान में इसका जिक्र मिलता है कि भारतीय संविधान में कैग का गठन किया जाएगा और कैग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कैग हैं क्या। तो कैग जो है आपका एक संवैधानिक निकाय है और ये स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से इससे जो भारत के संपूर्ण भारत के अंदर जितने भी राज्य सरकार हैं, राज्य हैं, उन सब के लेखा जोखा का जो है ना कार्य करता है। तो कार्य के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कैग का जो है ना फुल फॉर्म क्या होता है। कैग का फुल फॉर्म तो सी से तात्पर्य है कंट्रोलर एंड ए फॉर ऑडिटर, जी फॉर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी दे दिया जाता है कि सी फॉर व्हाट इन कैग। कैग में जो है ना सी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सी फॉर कंट्रोलर। हम लोग जानेंगे कंट्रोलर एंड कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। ए फॉर ऑडिटर एंड जी फॉर जनरल। यहाँ पे ऑडिटर है और एक अकाउंटिंग भी होता है, तो इन दोनों में भी डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। अकाउंटिंग और ऑडिटर दोनों ही डिफरेंट वर्ड हैं। अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जो भी आपको आवंटन किया जाता है, जो भी पैसा आपको मिलता है, आप उसका खर्च करते हैं और उसका लेखा जोखा रखते हैं, तो हो गया आपका अकाउंटिंग। लेकिन आप किसी आवंटन का खर्च किए, उसका लेखा जोखा रखें और उस लेखा जोखा का कोई जांच करता है, वो कौन होता है आपका ऑडिटर। तो ऑडिटर क्या करता है, लेखा जोखा का जांच करता है। ऑडिटर लेखा जोखा का जांच करता है और अकाउंटिंग क्या करता है कि लेखा जोखा का पूरा जो है ना वित्तीय लेन देन का जो है ना खर्च का जो भी आपका ब्यौरा है उसको ये कलेक्शन करके रखता है, ठीक है। तो ये ऑडिटर और अकाउंटिंग में डिफरेंस है। यहाँ पे कंट्रोलर और कंट्रोलर में भी हम लोग आगे डिफरेंस देखेंगे। कंट्रोलर भी वर्ड आएगा। इसको हिंदी में आप बोला जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। हिंदी में क्या कहेंगे इसे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आखिर इस पद का सृजन हमारे संविधान में क्यों किया गया। तो संविधान के रक्षक के रूप में हमारा क्या काम करता है, कैसे रक्षक के रूप में काम करता है। कुछ ऐसे निकाय और भी हैं जो संविधान के रक्षक के रूप में काम करते हैं। जब बात आती है डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, तो वहाँ पे 4 निकायों की बात आती है सबसे पहले जो संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। वो 4 संविधान के रक्षक के रूप में कौन कौन से निकाय हैं उसे हम लोग सब पहले समझते हैं। ये आपका 4 निकाय हैं जो भारतीय संविधान के रक्षक के रूप में काम करता है। जब भारतीय संविधान के रक्षक की बात आती है तो हम लोग जैसे पहले विधायिका न्यायपालिका देख चुके हैं, कार्यपालिका देख चुके हैं कि विधायिका क्या करता है, कानून को बनाता है, कार्यपालिका उसका पालन करवाता है और उसके लागू करने में, पालन करवाने में यदि कोई भी दिक्कत आती है, कठिनाई आती है, तो उससे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन किया जाता है, न्याय किया जाता है, वो कौन करता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है, न्यायपालिका करता है। तो न्यायपालिका क्या है, आपका भारतीय संविधान के प्रथम रक्षक हैं। सुप्रीम कोर्ट आपका प्रथम रक्षक है भारतीय संविधान का। कुछ ऐसे और भी निकाय हैं जो संविधान के रक्षक के रूप में काम करते हैं, इसमें एक कैग भी है। फर्स्ट आपकी बात आती है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है ना। यदि सुप्रीम कोर्ट में यदि योग्य न्यायाधीश नहीं पहुंचेंगे, निष्पक्ष न्याय नहीं कर पाएंगे, यदि वो स्वतंत्र नहीं होगा कार्यपालिका और विधायिका से, तो क्या होगा कि निष्पक्ष न्याय नहीं कर पाएगा और जनता के मौलिक अधिकार का
हनन होना शुरू हो जाएगा। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को बाकी सभी निकायों से, विधायिका से, कार्यपालिका से, सब कुछ से स्वतंत्र रखा गया है कि वो निष्पक्ष न्याय कर पाए जनता के हित में। नेक्स्ट है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है कि चुनाव करवाता है, केंद्र में या राज्यों में चुनाव का कार्यभार संभालता है। तो इस अगर ये निष्पक्ष रूप से और इसमें योग्य अधिकारी नहीं रहेंगे तो ये क्या करेंगे, और करप्टेड लोग अगर इसमें आ जाएंगे तो क्या होगा कि ये निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पाएंगे, जिससे कि करप्टेड लोग जो है ना आपके मंत्रालय में आना शुरू हो जाएंगे, विधायिका और कार्यपालिका का अंग बनना शुरू हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपका लोकतंत्र, जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वहाँ पे बात करना डेमोक्रेसी की बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो इससे जो चुनाव करके आते हैं, यदि ये निष्पक्ष और बिना किसी दबाव के अगर चुनाव करवाएगा तभी यहाँ पे योग्य उम्मीदवार चुन करके आएंगे। अब जो भी योग्य उम्मीदवार इसके द्वारा आते हैं तो ये क्या करते हैं कि सार्वजनिक धन का व्यय करते हैं। जो सार्वजनिक धन क्या है, सार्वजनिक धन से तात्पर्य यह है कि जनता का धन। तो जनता का धन जो भी है उसका ये व्यय करेंगे, ठीक है। तो जो व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, तो उसका लेखा जोखा कौन रखेगा, और जो भी व्यय कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो ये वो जिस उद्देश्य से लिए पैसा खर्च करने के लिए, क्या उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं, उसमें कोई करप्शन तो नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी और उद्देश्य के लिए आप पैसा और किसी और काम उससे कर लिए, तो वो काम जिस उद्देश्य से लिए वो उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, कितना % हुआ, क्या उसमें गलतियां हुई या सब कुछ सही हुआ, इसकी जांच करने के लिए हमारा कौन है, कैग है। इन सभी का जो भी मंत्री यहाँ से ECI से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से चुन करके जाते हैं, वो सार्वजनिक धन का व्यय करते हैं और उस धन का लेखा जोखा और उसका जांच कौन करता है, हमारा कैग करता है। और UPSC क्या है, UPSC भर्ती करता है प्रशासनिक अधिकारी का, जिसके द्वारा जो है ना जितने भी कानून हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है ना सब उसका पालन करवाने का काम करता है, कानून को लागू करने का काम करता है। तो इस तरह से 4 जो है ना लोकतंत्र का जो है ना ये रक्षक के रूप में पिलर्स हैं जो रक्षक के रूप में काम करता है। तो ये तो बात हो गई हमारे लोकतंत्र का। अब यहाँ से हमें समझ में आ गया कि लोकतंत्र का एक रक्षक के रूप में काम करता है कैग। कैग एक स्वतंत्र और संवैधानिक पद होता है भारतीय संविधान का। ये अनुच्छेद 148 के तहत बताया गया है कि जो कैग का पद होगा वो संवैधानिक होगा और कैग के अध्यक्ष की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा कैग की नियुक्ति की जाती है। लेकिन आप जानते हैं कि जो भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है वो मंत्रिपरिषद के सलाह से की जाती है। तो यहाँ भी वही है कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति कैग अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। अब यहाँ बात आती है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं लेकिन उनको शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। फिर आता है बात कि कौन कैग का अध्यक्ष बन सकता है, कितनी योग्यता होनी चाहिए जो कैग अध्यक्ष बनने के लिए। तो कैग अध्यक्ष के लिए जो योग्यता की बात है वो संविधान में इसका जिक्र कहीं भी नहीं मिलता है, कहीं भी संविधान में नहीं दिया गया है। संविधान ने संसद पे छोड़ दिया है कि कैग की योग्यता की कैसे की जाएगी नियुक्ति और क्या योग्यता रहेगी ये संसद डिसाइड करे। कैग का जो अध्यक्ष होगा वो एक प्रशासनिक अधिकारी होगा, IAS अधिकारी होगा और इस वरिष्ठ IAS अधिकारी का मंत्रिपरिषद जो है ना सिफारिश करता है राष्ट्रपति से और वो राष्ट्रपति उस पद पे जो है ना किसी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को जो है ना नियुक्त कर देते हैं कैग अध्यक्ष के रूप में। अब यहाँ बात यह है कि हम लोग देख चुके हैं कि नियुक्ति 148 के तहत होती है, उनको शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं, ठीक है ना। उनकी योग्यता का जिक्र कहीं भी नहीं मिलता है कि योग्यता क्या होनी चाहिए, इसका जिक्र कहीं भी नहीं मिलता है हमारे संविधान में। अब इसको जो है ना जैसे कि नियुक्ति हो गई, निर्वाचन जब कर दिए राष्ट्रपति, तो इसका हटाने का प्रावधान भी देख लेते हैं कि हटा कैसे सकते हैं।
तो इनका जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल जो टेन्योर होता है वो 6 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो उसमें। अब ये 6 ईयर्स और 65 ईयर्स से क्या तात्पर्य है? यदि मान लीजिए कि कोई भी प्रशासनिक सेवा का अधिकारी 55 साल में वो पद को ग्रहण करता है, कैग का अध्यक्ष बनता है, तो 6 वर्ष वो कंप्लीट करेगा और 61 वर्ष की उम्र में वो रिटायर कर जाएगा कैग अध्यक्ष के पोस्ट पे। यदि कोई आदमी, कोई प्रशासनिक पदाधिकारी है जो 62 साल पे जो है ना कैग अध्यक्ष बना जाता है, तो मैक्सिमम कौन देखा जाएगा? 65, यानी कि 3 साल के बाद ही वो रिटायर कर जाएगा, कि दोनों में से जो पहले आता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, तो वहाँ से वो रिटायर हो जाएंगे। उससे पहले इन्हें हटाने का जो प्रावधान है, वो प्रावधान यदि बीच में कभी हटाना होता है राष्ट्रपति को, कैग के अध्यक्ष को, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस प्रकार से, जिस प्रक्रिया से आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, उसी प्रक्रिया से आप कैग के अध्यक्ष को भी हटाया जा सकता है। ठीक है ना? सेम प्रक्रिया है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज की प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया जो है ना कैग के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया है। उससे पहले यदि कैग अध्यक्ष चाहते हैं पद छोड़ना, तो वो त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। अब ये हो गया कैग अध्यक्ष का नियुक्ति, कार्यकाल और हटाने का प्रावधान। अब इसमें देखते हैं कि ये करते क्या है, कैग अध्यक्ष करते क्या है। तो भारत यानी कि केंद्र सरकार के जितने भी आय व्यय होते हैं उनका जांच करते हैं। संचित निधि से जितने भी धन की निकासी होती है उस पर इनका कोई नियंत्रण नहीं होता है, ये सिर्फ जांच कर सकते हैं। जो भी संचित निधि से धन या राज्य सरकार में, स्थानीय निकाय से जो भी धन का व्यय होता है उस पर ये इनका नियंत्रण नहीं होता है, ये सिर्फ जांच कर सकते हैं। तो जांच करने की इनको शक्ति जो मिली है अनुच्छेद 149 के तहत मिलती है। इनका जो कार्य एवं शक्ति के बारे में यदि कहेंगे कहाँ दिया गया है, तो 149 अनुच्छेद 149 में इनकी कार्य एवं शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। अब ये जो जांच करते हैं, इसके अलावा इनका और भी काम है। तो आपको इनका काम ये है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का वित्तीय लेन देन का जांच ये कर सकते हैं। तो वित्तीय लेन देन के जो भी प्रकार होता है उसके प्रकार के बारे में जो है ना, ये जो है ना अनुशंसा करते हैं, सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास हर साल जो है ना ये राष्ट्रपति के पास सिफारिश करते हैं कि केंद्र और राज्यों में जो वित्तीय लेन देन का जो है ना ये प्रकार होगा वो इस प्रकार से होगा, और उस सिफारिश को राष्ट्रपति मानते भी हैं। तो ये दिया गया आपका 150 अनुच्छेद 150 में जो है ना लेखा के प्रकार का दिया गया है कि केंद्र और राज्य में लेखा का प्रकार कैसा होना चाहिए, उसकी सिफारिश कैग अध्यक्ष राष्ट्रपति से करते हैं। ठीक है। एक और अनुच्छेद दिया गया है, जब ये जो है ना किसी भी वित्तीय लेन देन का जांच करते हैं, अपना रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो उस रिपोर्ट का जो प्रतिवेदन का जो है ना वो प्रति जो है ना राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये अनुच्छेद 151 के तहत वो वित्तीय लेन देन का जांच का जो भी रिपोर्ट होगा, जो भी प्रतिवेदन होगा, वो राष्ट्रपति को वो सौंपते हैं, और राष्ट्रपति जो है ना संसद पटल पे रखवाने का काम करते हैं उस रिपोर्ट को। यहाँ जो है ना अंकेक्षण का काम करते हैं, और एक इसको देते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति संसद के पटल पे रखने का कार्य करते हैं। जब संसद के पटल पे इसको रखा जाता है इनके रिपोर्ट को, तो वहाँ पे लोक लेखा समिति होता है, जिसको कहते हैं PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसको हिंदी में कहा जाता है लोक लेखा समिति। तो जो भी ये प्रतिवेदन तैयार करते हैं, कौन?
कैग जो भी प्रतिवेदन तैयार करता है तो कैग अध्यक्ष राष्ट्रपति को उस प्रतिवेदन को सौंपते हैं अनुच्छेद 151 के तहत, और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के पटल पे रखवाने का कार्य करते हैं। जब संसद के पटल पे रखवाते हैं तो वहाँ पे एक और जो है ना समिति होती है जिसका नाम है लोक लेखा समिति, और इस लोक लेखा समिति में जो है ना 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, और ये जो सदस्य होते हैं इसमें 15 सदस्य आपके लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। ये जो संसद के पटल पे जब इनका प्रतिवेदन रखा जाता है तो ये समिति उसकी जांच करती है। यदि उसमें कुछ टेक्निकल वर्ड हैं या कुछ ऐसा चीज़ है जो इन्हें समझ में नहीं आता है तो ये जो है ना इनकी सहायता लेते हैं, किनकी? कैग का सहायता लेते हैं। यही कारण है कि लोक लेखा समिति का मित्र या मार्गदर्शक के रूप में काम करता है कैग। इस क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंट मानिएगा कि कैग जो होता है वो लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है कौन? तो कैग लोक लेखा समिति का मित्र के रूप में कार्य करता है, उसे फिर ये समझाने का काम करता है, मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। तो ये कुछ रिलेटेड इससे पॉइंट हो गया। कुछ और बातें जानते हैं कि कैग का जो है ना संविधान में क्या स्थान है। तो आप सोच सकते हैं कि जब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान के सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक पद कैग अध्यक्ष का है, और संविधान में इसका जिक्र है कि इस पद से त्यागपत्र देने के बाद या रिटायर होने के बाद आप केंद्र सरकार में या किसी भी राज्य सरकार में किसी भी लाभ के पद पे आप नहीं रह सकते हैं, कोई भी लाभ का पद ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। आप कभी कभी ऐसा देखेंगे कि कोई कैग अध्यक्ष हैं और राज्यपाल बन जाए, राष्ट्रपति बन सकते हैं, मंत्रिपरिषद बन सकते हैं, मंत्रिमंडल में रह सकते हैं। कारण ये है कि हमारे संविधान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री का पद जो है ना लाभ का पद नहीं माना जाता है। इसलिए कैग का अध्यक्ष इन सभी पदों का ग्रहण कर सकते हैं लेकिन किसी लाभ के पद को ग्रहण नहीं करेंगे यहाँ से रिटायर होने के बाद। अब बात करते हैं इनके जो क्या इनका जो है ना स्वतंत्रता दी गई है। स्वतंत्रता ये है कि ये जो है ना राष्ट्रपति के द्वारा चुने तो जाते हैं, नियुक्ति तो होती है उनकी, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं काम करते हैं। यह राष्ट्रपति जब चाहें तब उन्हें हटा नहीं सकते हैं। इसको हटाने का प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज की प्रक्रिया हटाने का है। सेकंड चीज़ है कि कैग अध्यक्ष के द्वारा कोई भी काम किया जाता है या उनका प्रतिनिधित्व हो, राज्यसभा या लोकसभा का कोई भी मंत्री कैग अध्यक्ष की प्रतिनिधित्व कहीं भी नहीं कर सकता है। कैग अध्यक्ष के द्वारा किया गया कोई भी काम का जिम्मेवारी ये जो है ना कैग अध्यक्ष के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसकी जिम्मेवारी कोई भी मंत्री नहीं ले सकता है, चाहे वो उस सदन का मंत्री हो या निम्न सदन का मंत्री हो। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है कि कैग जो है ना किसके प्रति जिम्मेवार है। तो कैग सिर्फ और सिर्फ संसद के प्रति जिम्मेवार है। कैग सिर्फ और सिर्फ संसद के प्रति जिम्मेवार है और किसी के प्रति ये जिम्मेवार नहीं है। कुछ ऐसे सरकारी निकाय हैं जो कैग से बाहर हैं, वो अपना रिपोर्ट प्रतिवेदन डायरेक्टली जो है ना संसद को प्रस्तुत करते हैं। जैसे आपका हो गया RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये जो है ना ये खुद से जो है ना, जैसे FCI हो गया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो वो जो है ना अपना प्रतिवेदन खुद ही संसद को प्रस्तुत कर देते हैं। कुछ और पॉइंट इससे रिलेटेड देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। कैग 1950 से, जब से हमारा देश जो है देश का संविधान लागू हुआ तब से कैग जो है ना कार्य करना प्रारंभ किया, और उस समय से ये अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों कार्य करता है।
ऑडिटिंग, दोनों कार्य अकाउंटिंग और एडिटिंग करता है। अभी हम लोग समझे कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में डिफरेंस क्या है कि अकाउंटिंग आप जो भी वित्तीय आवंटन होता है उसका लेखा जोखा रखते हैं कि कितना खर्च हुआ, कहाँ पे किसका स्वरूप में व्यय हुआ, और उसका जांच करने का काम कौन करता है, ऑडिटिंग। तो ये दोनों काम कौन करता है, हमारा लोकतंत्र बोल रहे हैं, कैग। ये दोनों काम जो है, दोनों काम कौन करता है, कैग करता है। अब ये 1950 से लेकर के 1976 तक जो है ना लगातार अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम दोनों किया। लेकिन 1976 में ये डिमांड किया गया कि जो आदमी खर्च करता है वहीं आदमी जांच करे, तो ये तो निष्पक्ष रूप से नहीं हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा डिमांड किया गया, तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का अलग अलग करने का वहाँ पे प्रस्ताव आया। क्या कि यहाँ पे अकाउंटिंग के लिए बनाया गया CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और ये CAG ये तो पहले से था ही, तो इसको जो है ना इन दोनों को सेपरेट कर दिया। केंद्र सरकार में एक और संस्था बनाया गया CGA, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। CGA से रिलेटेड कोई भी प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है, इसलिए ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और कैग का पद जो है ना हमारे संविधान का अनुरूप है, ये संवैधानिक निकाय है। 1976 के बाद जो है ना ये CGA जो होता है ना आपके भारत सरकार के जितने भी लेखा जोखा होता है उसका लेखा जोखा ये रखता है, कौन, CGA। और अभी के समय में इसका जो है ना अध्यक्ष हैं वो 24वें अध्यक्ष हैं सोमाराय बर्मन। याद रखेंगे दोस्तों, सोमाराय बर्मन जो है अभी इसका 24वें अध्यक्ष बनाया गया है, सोमाराय बर्मन को CGA का। तो ये लेखा जोखा रखते हैं। और यहाँ पे ऑडिटिंग की बात करें तो ऑडिटिंग का जो है ना अभी जो है ना कैग के जो अध्यक्ष के रूप में है वो 13वें अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं हमारे राजीव महर्षि। 2017 का जो ईयर बुक प्रकाशित हुआ था वो राजीव महर्षि के द्वारा ही प्रकाशित किया गया था। अभी राजीव महर्षि हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ में बोर्ड ऑफ ऑडिटर के अध्यक्ष भी हैं, बोर्ड ऑफ ऑडिटर के अध्यक्ष के रूप में यूएनओ में कार्य कर रहे हैं। और हमारे इंडिया में कैग के अध्यक्ष हैं, ये राजस्थान के IAS कैडर के प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो ये कुछ इससे रिलेटेड जो है ना आपको करंट हो गया। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 1976 में जो है ना कैग से एक अलग संस्था बनाया गया जिसका नाम है CGA, और इसके अध्यक्ष अभी कौन है, सोमाराय बर्मन है, और कैग के अध्यक्ष राजीव महर्षि है। अब जो है ना बात आती है राज्यों क्या, तो राज्य में जो है ना आपका CGA नहीं है, क्योंकि जब राज्य में बोला गया कि कैग अलग रहेगा और CGA अलग काम करेगा लेखा जोखा, तो सभी राज्यों ने इनकार कर दिया और ये बोला कि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना अमाउंट नहीं है कि हम अलग से उन्हें रख पाए। तो कैग जो क्या करता है कि केंद्र सरकार के और सभी राज्य सरकार का, अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, केंद्र सरकार का सिर्फ जांच करता है लेखा जोखा का, लेकिन सभी राज्य सरकार का लेखा जोखा का प्रकार यानी कि लेखा जोखा भी रखता है और उसका जांच भी यही करता है। सभी राज्य में लेखा जोखा भी यही रखता है और उसका जांच भी यही करता है, जबकि केंद्र में सिर्फ और सिर्फ जांच करता है। तो केंद्र में कोई ना कोई तो है जो लेखा जोखा रखता है, तो है क्या, CGA, ये सिर्फ केंद्र में काम करता है। ये तो कंप्लीट आपका हो गया कैग के रिगार्डिंग। उम्मीद है कि कैग आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे महान्यायवादी के बारे में कि महान्यायवादी का पद जो है ना कौन ले सकता है और उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।